चलो आईटीआई में हम लोग सिंगल फेज मोटर पढ़ रहे थे, सिंगल फेज मोटर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो सिंगल फेज मोटर और 3 फेज मोटर ये 2 चैप्टर एक न्यू चैप्टर है अपने आप में। ठीक है, कोई अलग सी वीडियो नहीं, मतलब उसी में किसी में एडिशन नहीं करना है, ये अपने आप में नया चैप्टर है। ठीक है, एकल फेज कला फेज मोटर और 3 फेज कला केज मोटर। ठीक है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ये अपने आप में अलग चैप्टर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर ये अपने आप में एक अलग चैप्टर है। ठीक है, तो पढ़ते हैं ज़रा, हम लोगों ने यूनिवर्सल मोटर तक की पढ़ लिया था, अब हम लोग पढ़ते हैं रिपल्सन मोटर के बारे में। ठीक है, अब देखो ये वीडियो हम दोबारा बना रहे हैं, हम वीडियो कल रात में बना चुके थे। ठीक है, जो मैथ का जो लेक्चर 5 है, लेक्चर 5 के बाद हमने आईटीआई की ही वीडियो बनाई थी, लेकिन जब हमने इसको 720 पीसी में कन्वर्ट किया तो मैथ का तो चेंज हो गया। इसके बाद क्या किया कि इसके बाद जब इसको चेंज करने की जगह पे गए तो चेंज करने में हमें डिलीट का ऑप्शन दब गया, तो ये वीडियो डिलीट हो गई हमसे। ठीक है, यानी कि 45 मिनट की वीडियो थी, दोबारा फिर से हमको वीडियो बनानी पड़ रही है वाली आईटीआई की। ठीक है, तो देखो हम लोग पढ़ते हैं रिपल्सन मोटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? रिपल्सन मोटर के बारे में पढ़ते हैं। तो अगली मोटर हमारी आती है रिपल्सन मोटर। तो रिपल्सन का मतलब होता है प्रतिकर्षण, इसको भी बोलते हैं। रिपल्सन का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षण, मतलब ये जो मोटर होती है प्रतिकर्षण के सिद्धांत पे काम करती है। किसके सिद्धांत पे काम करती है ये मोटर? ये मोटर जो होती है हमारी प्रतिकर्षण के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, तो प्रतिकर्षण कब होगा? यानी कि प्रतिकर्षण के सिद्धांत पे काम करती है, तो प्रतिकर्षण कब होता है? जब समान पोल को जब पास में लाते हैं, जब समान पोल को पास में लाते हैं तभी तो प्रतिकर्षण होता है। जब विपरीत पोल को पास में लाएंगे तो हमारा आकर्षण होता है। ठीक है, जब विपरीत पोल को पास में लाते हैं तो हमारा आकर्षण होता है। ठीक है, तो समान पोल को जब पास में लाते हैं तो हमारा क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, समान पोलों को जब पास में लाते हैं तब हमारा होता है प्रतिकर्षण होता है। तो वही कह रहे हैं प्रतिकर्षण के सिद्धांत पे काम करते हैं, समान पोल लाते होंगे तो वही चीज़ देखो लिखा हुआ है, समान चुंबकीय ध्रुवों पर प्रतिकर्षण के सिद्धांत पे काम करता है। यानी कि प्रतिकर्षण के सिद्धांत पे काम करता है। जब समान चुंबकीय ध्रुव होंगे तो वहीं तो प्रतिकर्षण होगा। तो समान चुंबकीय ध्रुवों पर प्रतिकर्षण के सिद्धांत पे काम करता है कौन सी मोटर? रिपल्सन मोटर। ठीक है, अब देखो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। रिपल्सन मोटर का जो प्रारंभिक टार्क होता है वो कैसा होता है? उच्च होता है। यानी जब मोटर स्टार्ट होती है, प्रारंभिक टार्क, टार्क का मतलब एक तरह से ताकत का होता है। टार्क का मतलब एक तरह से क्या होती है? ताकत होती है। ठीक है, टार्क का मतलब एक तरह से ताकत होती है। कल हमने बताया था पहली वाली वीडियो में टार्क का मतलब क्या होता है। जैसे कि दरवाज़ा का जो दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा जो हैंडल होता है, वहाँ से अगर दरवाज़ा खोलोगे और बंद करोगे तो हमें बहुत ही कम फोर्स लगाना पड़ता है दरवाज़ा को खोलने और बंद रखने में। अगर जहाँ से हमारा दरवाज़ा जो है दीवार से सटा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे फिट किया हुआ दरवाज़ा है, जहाँ से घूमता है दरवाज़ा, ठीक है, अगर वहाँ से अगर हम धक्का दे के चालू करें बंद करें तो हमारा बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है उच्च टार्क, यानी इसका प्रारंभिक टार्क क्या होता है? उच्च होता है। यानी कि हमें इसका जो प्रारंभिक टार्क होता है, मोटर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है, बहुत ही ज़्यादा ताकत देनी होती है। वही चीज़ कह रहा है कि इसका जो प्रारंभिक टार्क होता है, रिपल्सन मोटर का जो प्रारंभिक टार्क होता है वो कैसा होता है? बहुत ही उच्च होता है। ठीक है, जब प्रारंभिक टार्क उच्च होगा, फोर्स ज़्यादा सह सकता है, यानी फोर्स ज़्यादा सह रहा है, तो फोर्स ज़्यादा सह सकता है, इसका मतलब वजन भी सह सकता होगा। फोर्स ज़्यादा लग रहा है इस पर, इसका मतलब वजन भी क्या होगा? ज़्यादा सह सकता है। तो ये अधिक लोड वजन क्षमता के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? रिपल्सन मोटर जो होता है वो अधिक लोड वहन क्षमता सह सकता है। तो रिपल्सन मोटर जो होती है वो अधिक लोड भी सह सकता है। इसके बाद इसकी प्रारंभिक धारा जो होती है वो क्या होती है? निम्न होती है। ये बात याद रखना, जिसका टार्क उच्च होता है, जिसका प्रारंभिक टार्क उच्च होता है तो उसकी धारा क्या होगी? निम्न होगी। तो प्रारंभिक धारा क्या होगी? निम्न होगी। ठीक है, याद रखना बात, ये दोनों कंपेयर एक तरह से होता है उल्टा। ठीक है, वही चीज़ रेजिस्टेंस वाला, जैसे जैसे जब रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा तो धारा क्या होगी? कम होगी। तो प्रारंभिक टार्क अगर उच्च है, टार्क अगर उच्च है तो प्रारंभिक धारा, अगर प्रारंभिक टार्क हमारा उच्च है, प्रारंभिक टार्क क्या है? उच्च है, तो प्रारंभिक धारा क्या होगी? प्रारंभिक जो धारा होगी वो क्या होगी? निम्न होगी। ठीक है, इसमें घूर्णन की दिशा का परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो घूर्णन की दिशा है, घूर्णन की दिशा मोटर की घूमने की दिशा को जो है आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, मोटर की घूमने की दिशा को आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे परिवर्तित करोगे? ठीक है, तो उसका फिगर इस तरह से होता है। ठीक है, ये फिगर होता है, ये कार्बन ब्रुश की स्थिति को चेंज कर देंगे। ये कार्बन ब्रुश है, इसको जो काला काला कलर का बना रखे हैं ये क्या है? कार्बन ब्रुश है। कार्बन ब्रुश की स्थिति को कर चेंज कर देंगे। कार्बन ब्रुश के अगर ये ला कार्बन ब्रुश इधर लगा देंगे और ये ला कार्बन ब्रुश इधर लगा दें तो इसकी स्थिति, इसकी जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो इसकी स्थिति चेंज हो जाएगी तो हमारी कार्बन ब्रुश की स्थिति चेंज करने पर हमारी क्या होती है? मोटर की चलने की जो दिशा है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, तो वही चीज़ बोल रहा है कि इसमें जो घूर्णन दिशा में परिवर्तन है वो आसानी से हो सकता है।
ठीक है। कार्बन को उसकी स्थिति में चेंज कर देंगे तो घूर्णन की दिशा में परिवर्तन हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, इस मोटर की बनावट क्या होती है, जटिल होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस मोटर की बनावट, जब अब जुगल सर के जब क्वेश्चन लगाओगे तो उसमें बहुत, जुगल सर की जो थ्योरी वाली बुक है क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन दे रखे हैं। अब ये आज की वीडियो ख़त्म होने के बाद पहली वीडियो और दूसरी वीडियो ध्यान से देखना। इसके बाद क्या है कि थ्योरी को कायदे से पढ़ना, कायदे से पढ़ोगे तो 50 क्वेश्चन दे रखे हैं जुगल सर वाली बुक में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के, तो 50 में से कम तुम्हारे 45 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर तुमने कायदे से पढ़ा है तो। सारा थ्योरी में लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी थ्योरी इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन तुम्हारे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, इस मोटर की जो बनावट होती है, इस मोटर की बनावट क्या होती है, जटिल होती है। तो पूछा जाता है कौन सी मोटर की बनावट बहुत जटिल होती है, तो पल्सर मोटर की बनावट बहुत जटिल होती है। क्यों जटिल होती है, अब इसको आगे बताते हैं क्यों जटिल होती है। तो इस मोटर की बनावट क्या होती है, बहुत ही जटिल होती है, इसलिए इसका मूल्य भी क्या होता है, जब बनावट जटिल होगी, जब हमारी बनावट जटिल होगी, बनावट कठिन होगी, तो उसका मतलब उसका उस मोटर का मूल्य भी क्या होगा, अधिक होगा। तो इसका मतलब उस मोटर का जो मूल्य है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, यानी कि इसका जो मूल्य होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। इस मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं, इस मोटर का उपयोग हम लोग करते हैं औद्योगिक क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में करते हैं, ठीक है। इस मोटर का जो यूज है हम लोग उद्योग के क्षेत्र में करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं, ठीक है। इस मोटर का जो यूज है हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं, यानी उद्योग क्षेत्र में करते हैं इस मोटर का उपयोग, ठीक है। अब मोटर किस प्रकार से, इस प्रकार से होती है हमारी मोटर, ठीक है। एक होता है स्टेटर मैग्नेटिक और एक होता है स्टेटर फील्ड। स्टेटर का मतलब होता है, याद रखना ये बात, बहुत कन्फ्यूजन वर्ड है स्टेटर। स्टेटर बहुत ही कन्फ्यूजिंग वर्ड है। स्टेटर का मतलब होता है बॉडी। स्टेटर का मतलब क्या होता है, एक तरह से बॉडी होता है, यानी कि जो मशीन की बॉडी होता है वो हमारा क्या होता है, स्टेटर होता है, ठीक है। जैसे घर में जैसे पंखा लगा हुआ है, कुछ छत वाला पंखा लगा हुआ है, तो छत वाला पंखा लगा है तो उस छत वाले पंखे की क्या पंखुड़ियाँ खोल दो, पंखुड़ियाँ खोल दो, जो घूमने वाला पार्ट होता है, जो पंखा जो घूमता है, ठीक है, उसकी पंखुड़ियों को खोल दो तो केवल एक पार्ट बचेगा, गोल गोल वाला पार्ट बचेगा जो घूमता है, ठीक है। तो गोल गोल पार्ट बचेगा, वो क्या है तुम्हारा, वो तुम्हारा स्टेटर है। वो क्या है, स्टेटर है, वो स्टेटर है, यानी कि बॉडी एक तरह से बाहर से, तो उसी को बोलते हैं स्टेटर। स्टेटर के अंदर क्या होते हैं, हमारे पार्ट्स होते हैं, स्टेटर के अंदर हमारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारा रोटर होगा, ठीक है, उसी के अंदर हमारा क्या होगा, रोटर होगा। चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए कुंडलियाँ होंगी उसमें। तो स्टेटर क्या करता है, चुंबकीय, जैसे इस तरह से मान लो कुछ बॉडी होती है, जैसे कोई भी मोटर है, इस तरह से बॉडी होती है हमारी, ठीक है। अब इसी के अंदर हमारा स्टेटर, ठीक है, सारी चीज़ें इसी के अंदर बॉडी के अंदर होती हैं। तो जब मैग्नेट चैप्टर पढ़ा था वहाँ तुमने पढ़ा था चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में, तो वहाँ बताया था हमने चीज़, ठीक है। बाकी जब मोटर है हमने डीसी जनरेटर डीसी मोटर पढ़ा था, वहाँ भी चीज़ बताई थी हमने, ठीक है। तो बॉडी यानी स्टेटर क्या होता है, बॉडी होता है। अब इसके अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक रेखाएं उत्पन्न होती है, क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं, मतलब चुंबक होता है तो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है, तो चुंबकीय बल रेखाएं अपना निकलती हैं यहाँ से। तो इसका बॉडी क्या करता है, मशीन की बॉडी क्या करती है, चुंबकीय बल रेखाओं को बाहर नहीं निकलने देता है, चुंबकीय बल रेखाओं को बाहर निकलने नहीं देता, इसी के अंदर टकरा के वापस आ जाती है, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में भी वृद्धि कर देता है कौन, स्टेटर जो होता है। तो स्टेटर का यूज बहुत होता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ाने में भी स्टेटर का यूज महत्व होता है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं को घुमाने के लिए, मैग्नेटिक घुमाने के लिए, यानी चुंबकीय बल रेखाओं को, ठीक है, रोटेट बनाने के लिए भी हम लोग, ठीक है, यॉक यानी कि यॉक 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 को भी बॉडी कहते हैं, यॉक हो गया, बॉडी हो गया, सब क्या है, उसी के नाम है, स्टेटर के नाम है समझो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्टेटर मैग्नेटिक क्षेत्र है और क्या है, रोटर मैग्नेटिक क्षेत्र है। स्टेटर मैग्नेटिक क्षेत्र और रोटर मैग्नेटिक क्षेत्र। स्टेटर मैग्नेटिक क्षेत्र क्या है, ये हमारा स्टेटर है, बॉडी के पार्ट्स हैं, ये क्या बाहर बॉडी का पार्ट है, ये हमारा बॉडी के अंदर वाला है, मतलब ये ऐसे गोल टाइप का बना हुआ है, इसके अंदर हमारा ये रोटर होता है, ठीक है। कम्यूटेटर मतलब कम्यूटेटर, रोटर, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो स्टेटर है, स्टेटर के बीच में, बीच से एक रेखा खींची, स्टेटर के बीच से एक रेखा खींची हमने, ठीक है, स्टेटर के बीच से एक रेखा खींची, तो ये हमारा किसको शो करता है, ये हमारा शो करता है स्टेटर मैग्नेटिक क्षेत्र एक्सिस को। किसको शो करता है, ये हमारा स्टेटर मैग्नेटिक एक्सिस को शो करता है। ये हमारा क्या है, रोटर है, ये बीच में क्या है, जो बाहर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा है कम्यूटेटर, और इसके अंदर वाला पार्ट है वो क्या है, रोटर है, उसके अंदर वाला पार्ट क्या है, रोटर। इसको हमने बीच से एक रेखा खींची, इसके बीच से एक रेखा खींची, ये हमारा क्या है, रोटर मैग्नेटिक एक्सिस है। जो बीच से रेखा खींची, ये हमारी क्या है, रोटर मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है, रोटर के बीच से जा रही है तो रोटर मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। इसके बाद ये हमारा क्या है, कार्बन ब्रुश है, ये क्या है, कार्बन ब्रुश है। तो पूछा जाता है कार्बन ब्रुश जो होता है वो 20 डिग्री के एंगल पे फेज डिफरेंस होता है, किसके, स्टेटर मैग्नेटिक एक्सिस के। ज़रा देखो, स्टेटर मैग्नेटिक एक्सिस ये जा रहा है, ये हमारा रोटर मैग्नेटिक एक्सिस जा रहा है, इन दोनों के बीच में, यानी कि स्टेटर मैग्नेटिक एक्सिस और रोटर मैग्नेटिक एक्सिस,
ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है कितने का 20 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। यानी कार्बन ब्रुश हमारे कहाँ स्थापित होते हैं, रोटर मैग्नेटिक एक्सिस पे स्थापित होते हैं। कार्बन ब्रुश जो काला काला कलर का बना हुआ है ये हमारा कहाँ पे स्थापित है, ये हमारा रोटर मैग्नेटिक एक्सिस पे है। कहाँ पे, रोटर मैग्नेटिक, ठीक है ना। तो कार्बन ब्रुश, ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जो कार्बन ब्रुश होता है वो कितने डिग्री पे स्थापित होते हैं, नहीं इन दोनों के बीच में जो कार्बन ब्रुश होते हैं वो कितने डिग्री पर स्थापित किए जाते हैं, तो 20 डिग्री के एंगल पे स्थापित किए जाते हैं। तो कार्बन ब्रुश होते हैं हमारे वो 20 डिग्री के एंगल पे स्थापित किए जाते हैं कार्बन ब्रुश हमारे, ठीक है। अब ये कार्बन ब्रुश को क्या करते हैं, कार्बन ब्रुश को हम लोग एक रेजिस्टेंस के माध्यम से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है। ये जो कार्बन ब्रुश है इनको क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस के माध्यम से क्या कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस के माध्यम से हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं किसको, कार्बन ब्रुश को, ठीक है। तो कार्बन ब्रुश को हम लोग रेजिस्टेंस के माध्यम से क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है। उसी के बारे में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा देखो बाहर वाला पार्ट कम्यूटेटर होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो होता है बाहर वाला पार्ट कम्यूटेटर होता है, इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है ये वाला जो है हमारा रोटर होता है, ठीक है। क्या होता है, रोटर होता है। तो ये क्या है कि इसके बारे में लिखा हुआ है, सिद्धांत के बारे में किस तरह से समझना इसकी होती है। तो क्या होता है, यह सामान्य सिंगल फेज मोटर की तरह काम करती है, ठीक है। तो पल्सन मोटर जो होती है वो सिंगल फेज मोटर की तरह ही काम करती है। स्टेटर के बीच क्या होता है, स्टेटर के बीच आर्मेचर कम्यूटेटर तथा कार्बन ब्रश लगे होते हैं, ठीक है। स्टेटर के बीच क्या होता है, स्टेटर के बीच हमारा क्या होता है, आर्मेचर लगा होता है, कम्यूटेटर लगा होता है और क्या होता है, कार्बन ब्रश लगे होते हैं स्टेटर के बीच में, ठीक है। तो स्टेटर के बीच में आर्मेचर कम्यूटेटर तथा कार्बन ब्रश होते हैं, ठीक है। स्टेटर के बीच में क्या होता है, स्टेटर के बीच में आर्मेचर कम्यूटेटर तथा कार्बन ब्रश होते हैं, ठीक है। स्टेटर के बीच में आर्मेचर कम्यूटेटर तथा कार्बन ब्रश होते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग को कहाँ स्थापित करते हैं, कार्बन के द्वारा शॉर्ट सर्किट किया जाता है, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग को कार्बन ब्रश के द्वारा शॉर्ट सर्किट करते हैं, ठीक है। ये देखो कार्बन ब्रश को शॉर्ट सर्किट कर दिया है, कार्बन ब्रश को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है कि आर्मेचर वाइंडिंग, तो वाइंडिंग होती है उसको क्या करते हैं, वाइंडिंग मतलब ये तार, एक तरह से तार ही है, मतलब ये तार है, जो तार है उसी को बोल रहा है वाइंडिंग, इसने जो तार है इसी को क्या बोल दिया, उसने वाइंडिंग बोल दिया है, ठीक है। तो तो आर्मेचर वाइंडिंग को किससे करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को कार्बन ब्रश के द्वारा क्या करते थे, शॉर्ट सर्किट करते हैं। कार्बन ब्रश को स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र से 20 डिग्री आगे खिसकाया जाता है, 20 डिग्री आगे खिसकाया जाता है। कार्बन ब्रश दाई की ओर, कार्बन ब्रश दाई ओर से 20 डिग्री बाईं ओर खिसकाने पर घूर्णन दिशा में परिवर्तन हो जाता है। जो कितनी जटिल लाइन लिखी है ये, ठीक है। कि कार्बन ब्रश दाई ओर से 20 डिग्री बाईं ओर खिसकाने पर घूर्णन दिशा में परिवर्तन हो जाता है। कुल मिला के ये कहने का मतलब ये है कि इस कार्बन ब्रश को खसका के इधर लेके आए, इस कार्बन ब्रश को खसका के इधर लेके आए तो घूर्णन दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि रिपल्सन मोटर हमारी है, इसकी घूर्णन की दिशा चेंज करनी है, इस मोटर की घूर्णन की दिशा चेंज करनी है, तो क्या करेंगे, तो कार्बन ब्रश की स्थिति को चेंज कर देंगे, क्या करेंगे, कार्बन ब्रश की स्थिति को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। अब जो रिपल्सन मोटर होता है, ठीक है, रिपल्सन मोटर जो होती है, रिपल्सन मोटर की जो गति होती है वो अधिकतम से कहाँ होती है, शून्य तक होती है, ठीक है। रिपल्सन मोटर की जो गति होती है, रिपल्सन मोटर की जो स्पीड होती है क्या होती है, अधिकतम से शून्य के बीच में होती है, ठीक है। तो रिपल्सन मोटर की जो गति होती है वो अधिकतम से शून्य तक होती है, ठीक है। रिपल्सन मोटर की जो गति होती है वो क्या होती है, अधिकतम से शून्य तक होती है, ठीक है। अब रिपल्सन मोटर के प्रकार पढ़ लेते हैं, ठीक है। रिपल्सन मोटर के प्रकार का पढ़ लेते हैं। तो सामान्य रिपल्सन मोटर का देखो, इसमें क्या है कि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में क्या होती है, एप्लीकेशन ज़्यादा पूछी जाती है, पूछ लेगा क्रेन में किस मोटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्रेन के बारे में भी तुमने बहुत पढ़ लिया, क्रेन में कभी कभी डीसी सीरीज जनरेटर का यूज आ जाता है, ठीक है। तो कभी कभी देखो इसमें आया सामान्य रिपल्सन मोटर आया है, तो ऑप्शन के बेस पे निकालते हैं, ऑप्शन के हिसाब से निकालते हैं कौन सा आंसर हमारा होगा, ठीक है। ऑप्शन बेस पे निकालते हैं कौन सा आंसर हमारा होगा, कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन डिसाइड करते हैं कि कौन सा आंसर हमको टिक करना है, ठीक है। तो रिपल्सन मोटर के प्रकार है, सबसे पहला था सामान्य रिपल्सन मोटर। सामान्य रिपल्सन मोटर का यूज कहाँ करते हैं, सामान्य रिपल्सन मोटर का यूज करते हैं क्रेन में, ठीक है। सामान्य रिपल्सन मोटर का यूज कहाँ करते हैं, सामान्य रिपल्सन मोटर का यूज करते हैं हम लोग क्रेन में, ठीक है। सामान्य रिपल्सन मोटर का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, क्रेन में करते हैं। इसकी संरचना क्या होती है, पिछले फिगर की जैसी होती है, जैसे वही कार्बन ब्रश 20 डिग्री एंगल पे स्थापित की जाती है, ठीक है। इसकी संरचना जो होती है पिछले फिगर जैसी होती है। इस मोटर का जो प्रारंभिक टार्क होता है वो कैसा होता है, उच्च होता है। इस मोटर का प्रारंभिक टार्क उच्च होता है तथा प्रारंभिक धारा क्या होती है, निम्न होती है। अभी हमने बताया था जब प्रारंभिक टार्क उच्च होगा तो धारा क्या होगी, निम्न होगी, प्रारंभिक धारा। तो प्रारंभिक टार्क उच्च है तो प्रारंभिक धारा क्या होगी, निम्न होगी, ठीक है। तो इस मोटर का प्रारंभिक टार्क उच्च होता है, इस मोटर का
प्रारंभिक टॉर्क उच्च होता है तथा प्रारंभिक धारा क्या होती है, निम्न होती है। इस मोटर का प्रारंभिक टॉर्क उच्च होता है तथा प्रारंभिक धारा क्या होती है, निम्न होती है। इसके भी कार्बन बुश को शॉर्ट सर्किट करते हैं, इसके कार्बन बुश को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट किया जाता है। तो वही चीज़ इसमें भी, पिछले वाले फिगर में भी कार्बन बुश को शॉर्ट सर्किट किया जाता है, इसमें भी क्या करते हैं, कार्बन बुश को शॉर्ट सर्किट करते हैं। ठीक है। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा था कंपेंसेटिंग वाइंडिंग पढ़ा था कंपेंसेटिंग वाइंडिंग मोटरों में। तो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग जो होता है हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कंपेंसेटिंग रिपल्सन मोटर है। क्या है, कंपेंसेटेड रिपल्सन मोटर। तो इसमें भी ये क्या है कि कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ करेंगे इसमें भी। तो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग याद रखना, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को हमेशा किस में लगाते हैं, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को हमेशा हम लोग सीरीज में लगाते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करें, ये मोटर हमारी कंपेंसेटिंग रिपल्सन मोटर है। कौन सी मोटर है, कंपेंसेटिंग रिपल्सन मोटर। इसको हम लोग सीरीज में क्या लगाएंगे, एक कंपेंसेटिंग वाइंडिंग लगाएंगे। ठीक है, सीरीज में क्या लगा रहे हैं, एक कंपेंसेटिंग वाइंडिंग लगा देंगे तो हमारी मोटर कौन सी बन जाएगी, कंपेंसेटिंग रिपल्सन मोटर बन जाएगी। ठीक है, तो क्या है, कंपेंसेटेड रिपल्सन मोटर। कौन सी मोटर है, कंपेंसेटेड रिपल्सन मोटर। तो कंपेंसेटिंग में एक अतिरिक्त वाइंडिंग लगाते हैं। ठीक है, कंपेंसेटिंग में एक क्या लगाते हैं, कंपेंसेटिंग में एक अतिरिक्त वाइंडिंग लगाते हैं, जिसे कहाँ लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। कंपेंसेटिंग में एक अतिरिक्त वाइंडिंग लगाते हैं जिसे सीरीज में लगाते हैं। याद रखो, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग हमेशा किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, कम्यूटेटर पर दो अतिरिक्त कार्बन बुश लगाकर। अब देखो इसमें क्या है कि कंपेंसेटिंग रिपल्सन मोटर में क्या है कि मान लो ये वाइंडिंग कहाँ लगाएंगे, ये जो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग लगाएंगे कहाँ लगाएंगे। अभी तक की हम लेके वाइंडिंग जो लगाते थे दो कार्बन बुश पे, दो कार्बन बुश, अभी पिछले फिगर में दो कार्बन बुश थे, उसको एक वाइंडिंग से शॉर्ट सर्किट कर देते थे। दो कार्बन बुश थे उसको क्या करते थे, एक वाइंडिंग से शॉर्ट सर्किट कर देते। लेकिन कंपेंसेटिंग रिपल्सन मोटर में हमें एक रजिस्टेंस और लगाना है। तो एक रजिस्टर लगाने की, एक रजिस्टर को और हमें शॉर्ट सर्किट करना है। तो एक रजिस्टर को और शॉर्ट सर्किट करना है, इसका मतलब हमें दो कार्बन बुश और चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो कार्बन बुश अधिक लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें दो अतिरिक्त कार्बन बुश लगाकर कंपेंसेटिंग वाइंडिंग लगाई जाती है। ठीक है, तो दो कार्बन बुश लेते हैं, उसको उसी मोटर में, रोटर में फिट कर देते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर के ऊपर जो है लगा देते हैं, कम्यूटेटर के ऊपर लगा देते हैं दो कार्बन बुश को। और यानी कि इस मोटर में, यानी कंपेंसेटिंग रिपल्सन मोटर में टोटल कितने कार्बन बुश यूज हो गए, चार। दो पहले से थे, दो अपने आप लगा दिए। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए लगा दिए दो, और दो क्यों लगाए, दो कार्बन बुश और इसलिए लगाए ताकि हमारी इसमें क्या फिट की जा सके, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट किया जा सके। ठीक है, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को क्या किया जा सके, शॉर्ट सर्किट किया जा सके। तो कम्यूटेटर पर दो अतिरिक्त कार्बन बुश लगाकर कंपेंसेटिंग वाइंडिंग संयोजित की जाती है। इस मोटर का पावर फैक्टर तथा गति रेगुलेशन क्या हो जाता है, अधिक अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर तथा स्पीड रेगुलेशन, पावर फैक्टर तथा स्पीड रेगुलेशन। ठीक है, तो जब ये चीज़ हम लोग करते हैं तो इस मोटर का जो पावर फैक्टर है, इस मोटर का जो पावर फैक्टर है वो गति रेगुलेशन है, यानी कि स्पीड रेगुलेशन वो क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। ठीक है, अगले मोटर पे आते हैं। अगला मोटर हमारा रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर है। अगला मोटर कौन सा है, अगला मोटर हमारा रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर है। ठीक है, तो अगला मोटर हमारा है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर। रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर क्या होता है, इसमें कम्यूटेटर पर तांबे का छल्ला लगा होता है। इसमें क्या होता है, कम्यूटेटर पर तांबे का छल्ला लगा होता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस मोटर में तांबे का छल्ला यूज होता है। तो रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर में तांबे का छल्ला यूज होता है। कम्यूटेटर पर तांबे का छल्ला लगा होता है। जब मोटर अपनी गति 75% प्राप्त कर लेती है तो तांबे का छल्ला क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी कि सर्किट से अलग कर दिया जाता है तांबे का छल्ला। ठीक है, तो रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर में क्या होता है, इस कम्यूटेटर पर तांबे का छल्ला लगा होता है। जब मोटर अपनी गति 75% प्राप्त कर लेती है तो तांबे का छल्ला क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अर्थात 75% गति पर ब्रश क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, यानी कि 75% गति पर ब्रश, 75% गति पर ब्रश क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तांबे का छल्ला जिसमें लगा होता है इसमें ब्रश क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो 75% गैसें होती है तो 75% गति पर ब्रश क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसका प्रारंभिक टार्क क्या होता है, पूर्ण लोड से 3 से 3.5 गुना होता है। इसका जो प्रारंभिक टार्क होता है, इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है, इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो फुल लोड से 3 से 3.5 गुना होता है। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर फुल लोड पर, अगर फुल लोड पर, अगर फुल लोड पर टार्क हमारा 5 है, अगर फुल लोड पर, अगर मान लो फुल लोड पर टार्क हमारा 10 है, अगर मान लिया जाए फुल लोड पर अगर टार्क हमारा 10 है तो प्रारंभिक टार्क कितना रहा होगा, 30 या 35 रहा होगा। प्रारंभिक टार्क 30 या 35 रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रारंभिक टार्क होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक टार्क कैसा होता है। रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर का जो प्रारंभिक टार्क होता है वो फुल लोड का, यानी पूर्ण लोड का 3 से 3.5 गुना होता है। कितना होता है, पूर्ण लोड से 3 से 3.5 गुना होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, रिपल्सन इंडक्शन मोटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रिपल्सन इंडक्शन मोटर की बात करते हैं। रिपल्सन इंडक्शन मोटर की बात करते हैं। ठीक है, तो रिपल्सन इंडक्शन मोटर क्या होता है, इस मोटर में दो वाइंडिंग लगाते हैं।
रिपल्सन इंडक्शन मोटर में क्या होता है, इस मोटर में दो वाइंडिंग लगाते हैं, एक होती है सामान्य आर्मेचर वाइंडिंग और दूसरी होती है डीप केज वाइंडिंग। ठीक है, एक क्या होती है सामान्य आर्मेचर वाइंडिंग होती है और दूसरी क्या होती है डीप केज वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो रिपल्सन इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ते हैं ज़रा। इसमें क्या होती है, दो वाइंडिंग लगाते हैं, एक होती है सामान्य आर्मेचर वाइंडिंग, दूसरी होती है डीप केज वाइंडिंग। तो जब मोटर अपनी सामान्य गति पकड़ लेती है तो डीप केज वाइंडिंग क्या हो जाती है, कार्य करती है। यानी जब मोटर 75% गति प्राप्त होगी, जब मोटर को 75% गति प्राप्त हो जाएगी तो सामान्य आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, वो सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाती है। तब हमारी जो मोटर होती है वो किस पे काम करती है, हमारी डीप केज वाइंडिंग पे काम करती है। तो तब ठीक है, तब जब मोटर जो होती है हमारी किस पे काम करती है, डीप केज वाइंडिंग पे काम करती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं कि इस मोटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इस मोटर के जो मशीन टूल्स में करते हैं, रेफ्रिजरेटर में करते हैं, लेथ मशीन में भी करते हैं। तो इस मोटर का यूज मशीन टूल्स में करेंगे, रेफ्रिजरेटर में करेंगे और लेथ मशीन में करेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग स्टेपर मोटर की। किसकी बात करते हैं, स्टेपर मोटर की बात करते हैं। स्टेपर मोटर क्या होता है, ये मोटर स्टेप बाय स्टेप चलती है। स्टेपर मोटर जो होती है हमारी, स्टेपर मोटर जो होती है कैसे काम करती है, स्टेप बाय स्टेप चलती है। ठीक है, स्टेपर मोटर जो होती है हमारी कैसे चलती है, स्टेप बाय स्टेप चलती है। इस मोटर में जितनी भी वाइंडिंग की जाती है, इस मोटर में जितनी भी वाइंडिंग की जाती है वह स्टेपर पे की जाती है। ठीक है, इस मोटर में जितनी भी वाइंडिंग करेंगे कहाँ करेंगे, स्टेपर पे की जाती है। ठीक है, इस मोटर का घुमाव क्या होता है, स्टेप में होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप मोटर का घुमाव होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है स्टेपर मोटर में, ये सब थ्योरी नहीं पूछी जाती है। ठीक है, ये पूछा जाता है स्टेपर मोटर में का यूज कहाँ करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ जितने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जितने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जितने होंगे वहाँ पे हम लोग स्टेपर मोटर का यूज करेंगे। ठीक है, स्टेपर मोटर का यूज कहाँ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में किया जाता है स्टेपर मोटर का यूज। ठीक है, अब बात करते हैं सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर। ठीक है, ठीक है, अगली बात करते हैं सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर की। किसकी बात करते हैं, सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर। तो नाम ही से क्लियर है, सिंगल फेज, यानी सिंगल फेज पे काम करेगी। तो ये जो मोटर होती है हमारी क्या करती है, सिंगल फेज पे काम करती है। ठीक है, तो सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर जो होती है, ये मोटर जो होती है सिंगल फेज पे काम करती है। इसका मतलब केवल एक रनिंग वाइंडिंग होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मोटर होती है जो केवल एक ही वाइंडिंग पे काम करती है, केवल इसमें एक ही वाइंडिंग होती है, वो भी कौन सी होती है, रनिंग वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी मोटर होती है जो केवल एक वाइंडिंग पे काम करती है, कौन सी मोटर ऐसी होती है जो केवल एक ही वाइंडिंग पे काम करती है। तो सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर, सिंगल फेज स्लिप रिंग जो मोटर होती है वो हमारी केवल एक ही वाइंडिंग पे काम करती है। ठीक है, सिंगल फेज स्लिप रिंग जो मोटर होती है वो हमारी किस पे काम करती है, केवल एक ही वाइंडिंग पे काम करती है। ठीक है, तो सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये मोटर क्या होती है, सिंगल फेज पे काम करती है। इसका मतलब केवल एक रनिंग वाइंडिंग पे काम करती है। इसका मतलब क्या है, केवल एक रनिंग वाइंडिंग पे काम करती है। इसमें क्या होती है, स्टेटर, इसमें स्टेटर के एक तरफ प्रतिरोध तथा दूसरी तरफ क्या होता है, इंडक्टर जोड़ते हैं। इस तरह से हमारा फिगर होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, देखो ये होता है हमारा, ये हमारा स्टेटर है। तो स्टेटर के एक तरफ हम लोग प्रतिरोध जोड़ते हैं और एक तरफ क्या जोड़ते हैं, इंडक्टर। प्रतिरोध और इंडक्टर के बीच में, प्रतिरोध और इंडक्टर के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है, जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध और इंडक्टर के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि इसमें स्टेटर के एक तरफ क्या होता है, प्रतिरोध, इसमें स्टेटर के एक तरफ प्रतिरोध तथा दूसरी तरफ क्या होता है, इंडक्टर जोड़ते हैं। इसमें स्टेटर के एक तरफ प्रतिरोध जोड़ते हैं, इसमें स्टेटर के एक तरफ प्रतिरोध तथा दूसरी तरफ क्या होता है, इंडक्टर जोड़ते हैं। प्रतिरोध तथा इंडक्टर के बीच में फेज अंतराल जो होता है, ठीक है, प्रतिरोध तथा इंडक्टर के बीच में जो फेज अंतराल होता है वो 90 डिग्री का होता है, जिसके कारण फेज विभक्त हो जाता है, जिसके कारण अगर फेज विभक्त हो, फेज विभक्त हो जाता है। फेज विभक्त का मतलब होता है सिंगल फेज किस में कन्वर्ट हो जाता है, टू फेज में या फिर थ्री फेज में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। सिंगल फेज होता है, फेज विभक्त का मतलब होता है, फेज विभक्त का मतलब होता है सिंगल फेज, हमारा टू फेज या थ्री फेज में हमारा क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा होता है। अब इसमें रोटर की बात करते हैं। रोटर में क्या होता है, कौन सा कनेक्शन करते हैं, स्टार कनेक्शन करते हैं। ठीक है, रोटर में क्या होता है, स्टार कनेक्शन करते हैं और थ्री फेज निकालते हैं। थ्री फेज में मतलब कि तीन तारें निकालते हैं और तीनों तार जो निकालते हैं प्रत्येक तार में तीन तारें निकालते हैं। तीनों तारों में क्या होता है, प्रत्येक तार में हम लोग ये रजिस्टेंस, एक रजिस्टर होता है, यानी कि प्रतिरोध होता है, वो जोड़ देते हैं। तीनों तारों में क्या करते हैं, प्रतिरोध को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो रोटर में कौन सी वाइंडिंग करते हैं, सबसे पहले रोटर में क्या होती है, स्टार कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो रोटर में कौन सा कनेक्शन करते हैं, इस वाली मोटर में। ठीक है, तो रोटर में जो होता है स्टार संयोजन करते हैं और थ्री फेज निकालते हैं। इन थ्री फेज जो निकालते हैं, तीनों तार निकालते हैं। देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, थ्री फेज तार निकालते हैं। कौन से लगाते हैं, थ्री फेज तार निकालते हैं। तीनों तारों पे क्या लगते, तीनों तारों पे क्या करते हैं, प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। तीनों तारों को प्रतिरोध पे, यानी तीन तीन कनेक्शन, थ्री फेज थ्री वायर पढ़ा था हमने। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, थ्री फेज थ्री वायर होता है। क्या होता है, थ्री फेज थ्री वायर होता है, तीन तारें निकालते हैं। कितनी तारें निकालते हैं, तीन तारें निकालते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, तीन प्रतिरोध जोड़ते हैं। इन सब में क्या करते हैं, एक अलग अलग प्रतिरोध जोड़ते हैं, प्रतिरोध के दौरान हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं।
अभी क्षमता पूछी जा रही है कि कितनी क्षमता बनाई जाती है, ठीक है। तो उसकी जो क्षमता होती है वो कभी एक HP से क्या होती है, कम क्षमता बनाई जाती है। कितनी बनाती है, 1 HP से कम क्षमता की बनाई जाती है ये मोटर। तो इस मोटर की क्या होती है, स्पीड भी क्या होती है, वेरिएबल होती है, वेरिएबल स्पीड होती है। इस मोटर की स्पीड कैसी होती है, वेरिएबल स्पीड होती है। ये क्या होती है, 1 HP से कम क्षमता की बनाई जाती है। तो ये जो मोटर होती है वो हमारी 1 HP से कम क्षमता की बनाई जाती है। और इस मोटर की स्पीड जो होती है कैसी होती है, वेरिएबल स्पीड होती है। इस मोटर की जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, वेरिएबल स्पीड होती है, ठीक है। वेरिएबल मतलब कि चेंज कर सकते हैं, इस मोटर की स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इस मोटर की स्पीड को घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे ग्राइंडर मशीन में करते हैं, इसका यूज़ ग्राइंडर मशीन में करते हैं, जूसर मशीन में करते हैं, ठीक है। इस मोटर का इसको ग्राइंडर मशीन और जूसर मशीन में किया जाता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, वह कौन सी मोटर जो केवल एक वाइंडिंग में काम करती है, वह कौन सी मोटर है जो केवल एक वाइंडिंग में काम करती है। एक वाइंडिंग में कौन सी मोटर काम करती है, सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर। सिंगल फेज स्लिप रिंग जो मोटर होती है, सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर जो होती है वो हमारी केवल एक वाइंडिंग में काम करती है। सिंगल फेज स्लिप रिंग जो मोटर होती है वो हमारी केवल क्या होती है, एक स्लिप रिंग मोटर जो होती है वो केवल एक वाइंडिंग पे काम करती है। तो वही क्वेश्चन भी बताया था ऊपर, क्वेश्चन पूछा जाता है केवल एक वाइंडिंग पे कौन सी केवल एक वाइंडिंग में कौन सी मोटर काम करती है, सिंगल फेज रिंग मोटर जो होती है वो केवल एक वाइंडिंग पे काम करती है, ठीक है। अगली मैंने घूर्णन की गति के हिसाब से आते हैं, तो घूर्णन गति के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। घूर्णन गति के आधार पर वर्गीकरण की बात करते हैं, यानी घूर्णन गति के आधार पर सिंगल फेज रिंग मोटर का वर्गीकरण करते हैं। घूर्णन गति के आधार पर जो वर्गीकरण होते हैं उसके हिसाब बात करते हैं, तो यानी घूमने के आधार पर जो मोटर होती है उनका वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है। किसके आधार पर, घूमने के आधार पर हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं। तो घूर्णन गति के आधार पर घूर्णन गति के आधार पर एक होता है स्थिर मान वाले, कौन सा होता है, स्थिर मान मतलब क्या होता है, गति में कोई परिवर्तन। स्थिर मान नाम में स्थिर मान किसकी बात कर रहा है, घूर्णन गति की। तो स्थिर मान यानी कि गति क्या है, गति में कोई परिवर्तन नहीं, गति में कोई भी परिवर्तन ना हो, गति में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो गति में कोई परिवर्तन ना हो तो इसमें कौन कौन सी मोटर में, सैडेड पोल मोटर जो होती है और सिंक्रोनस मोटर होती है। तो सैडेड पोल मोटर और सिंक्रोनस मोटर जो बनाई जाती है वो स्थिर मान की बनाई जाती है। इनकी गति में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, जितनी गति होती है उतनी गति पे चलती है, उससे ना तो कम पे चलती है ना उससे ज़्यादा तेज पे चलती है, ठीक है। तो जितनी फिक्स मान की बनाई, जैसे मतलब 1400 RPM 1400 RPM की अगर मोटर बनाई जा रही है, 1400 RPM की मोटर यानी कि रेगुलेशन पर मिनट, RPM का मतलब होगा रेगुलेशन पर मिनट, RPM का मतलब रेगुलेशन पर मिनट, मतलब कि 1400 चक्कर 1 मिनट में लगाती है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि स्थिर मान मतलब घूर्णन गति के आधार पर बढ़ गया, तो स्थिर मान सबसे पहला था स्थिर मान, जो गति में कोई परिवर्तन हो। स्थिर मान मतलब गति में कोई परिवर्तन हो, जैसे हमारे एग्जाम्पल हो गया सैडेड पोल मोटर हो गया सिंक्रोनस मोटर हो गया, हमारे एग्जाम्पल हो गया सैडेड पोल मोटर और सिंक्रोनस मोटर, इसी का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या होता है, समायोजित मान बोले, दूसरा क्या है, समायोजित मान बोले। समायोजित मतलब कि जिसके वेरिएबल, जिसकी गति को क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, तो वो होता है समायोजित। समायोजित में क्या होता है, इसकी गति में क्या थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें क्या होता है, इसी गति में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, वो हमारे कौन से कहलाते हैं, समायोजित मान के कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, समायोजित मान के कहलाते हैं। नहीं, गति में थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, परिवर्तन, गति में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, वो हमारा समायोजित मान के कहलाते हैं। जैसे कि हमारे इसके अंतर्गत आता है कैपेसिटर रन मोटर आता है, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत दो मोटरें आती है हमारी, आती है समायोजित मान के अंतर्गत, कैपेसिटर रन मोटर होता है और होता है कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर, ये एग्जाम्पल में आते हैं समायोजित मान के अंतर्गत। समायोजित का मतलब क्या होता है, गति में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, गति में थोड़ा सा परिवर्तन हो सके वो होता है समायोजित मान का होता है, ठीक है। इसके बाद देखो परिवर्तित मान के, तीसरा क्या होता है, परिवर्तित मान के। परिवर्तित मतलब वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल मान के मतलब कि इसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा घटा बढ़ा सकते हैं, वो होता है वेरिएबल यानी परिवर्तित मान के। यानी घूर्णन गति को कम ज़्यादा कर सकते हैं, घूर्णन गति को क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हमारा यूनिवर्सल मोटर और रिपल्सन मोटर होता है। कौन सा आता है, एक होता है यूनिवर्सल मोटर और एक होता है रिपल्सन मोटर। तो परिवर्तित मान यानी वेरिएबल मान के, यानी वेरिएबल मान का मतलब क्या होगा, स्पीड में क्या होती है, स्पीड में क्या होता है कि ज़्यादा का डिफरेंस कर सकते हैं, मतलब कि स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो वो होते हैं परिवर्तित मान के, यानी घूर्णन गति में कम ज़्यादा कर सकते हैं, घूर्णन गति को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, वो हमारे परिवर्तित मान के होते हैं। इसके अंतर्गत हमारे यूनिवर्सल मोटर आती है, ठीक है। और कौन सी आती है, रिपल्सन मोटर आती है। यूनिवर्सल मोटर और रिपल्सन मोटर इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। अगली बात करते हैं डीओल स्टार्टर। तो सबसे पहली बात तो नाम होना चाहिए, डीओल का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। डीओल का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डीओएल का फुल फॉर्म क्या होता है, डीओएल का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, ठीक है। डीओएल का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जब मतलब इस तरह से होता है, इस तरह से बना हुआ है हमारा, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। इसको जब प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या होगा, करंट बहने लगेगी। जब इसको ऊपर की तरफ घसीटेंगे तो सर्किट क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है,
कि जब प्रेस करते हैं, इसमें जब प्रेस करते हैं तब क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। मतलब ये जो हमारा फिगर बना है इसमें जब धक्का दोगे ऐसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा जो इससे निकला होगा ये हमारा पूरा ऐसे ऐड हो जाएगा इस तरह से। ये पूरा जुड़ जाएगा तो सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, करंट हमारी बनने लगेगी। जब इसको हम ऊपर की तरफ घसीटेंगे तो सर्किट हमारा इसी पर से खुल जाएगा ऐसे करके, तो हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि जब इसमें प्रेस करते हैं, जब प्रेस करते हैं तो क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। जब प्रेस करते हैं तो ऑन हो जाता है, तो ऑफ भी कर सकते हैं, मतलब इस तरह से ऑफ भी कर सकते हैं घसीट के। ठीक है, अब जो डी ओ एल स्टार्टर में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, डी ओ एल स्टार्टर में हम लोग थर्मल ओवरलोड रिले, डी ओ एल स्टार्टर में हम लोग थर्मल ओवरलोड रिले और शॉर्ट सर्किट रिले का यूज करते हैं। ठीक है, डी ओ एल स्टार्टर में हम लोग किसका यूज करते हैं, डी ओ एल स्टार्टर में हम लोग थर्मल ओवरलोड रिले और शॉर्ट सर्किट रिले का यूज करते हैं। ठीक है, डी ओ एल स्टार्टर में किसका किसका यूज करते हैं, डी ओ एल स्टार्टर में हम लोग थर्मल ओवरलोड रिले और शॉर्ट सर्किट रिले का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें हम लोग थर्मल ओवरलोड रिले और शॉर्ट सर्किट रिले का यूज होता है। थर्मल ओवरलोड रिले का तापमान बढ़ाना पड़ता है। देखो नाम से क्लियर, थर्मल नाम से ही क्लियर है। थर्मल थर्मल का मतलब क्या होता है, तापमान। थर्मल का मतलब क्या होता है, तापमान। तो इसमें थर्मल ओवरलोड रिले और शॉर्ट सर्किट रिले का ही होता है। थर्मल ओवरलोड रिले जो होता है तापमान में काम करता है। किस पे काम करता है, तापमान में काम करता है। इसमें क्या होती है, दो धात्विक प्लेटें होती हैं। कितनी धात्विक प्लेटें होती हैं, इसमें दो धात्विक प्लेटें होती हैं। जब तापमान बढ़ता है तो धात्विक प्लेटों आपस में क्या जाती है, मिल जाती है, जिससे परिपथ क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यानी कि ये हमारी जो काम करती है, यानी कि हमें क्या याद रखना है कि डी ओ एल स्टार्टर में किसका किसका यूज होता है, डी ओ एल स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले का यूज करते हैं। डी ओ एल स्टार्टर में हम लोग थर्मल ओवरलोड रिले और शॉर्ट सर्किट रिले का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग थर्मल ओवरलोड रिले और शॉर्ट सर्किट रिले का यूज होते हैं। थर्मल ओवरलोड रिले किस पे काम करती है, थर्मल ओवरलोड रिले जो होती है हमारी तापमान पे काम करती है। किस पे काम करती है, ये हमारी काम करती है तापमान पे काम करती है। इसमें क्या होती है, इसमें दो धात्विक प्लेटें होती है। कितनी धात्विक प्लेटें होती है, दो धात्विक प्लेटें होती हैं। जब तापमान बढ़ता है तो धात्विक प्लेट का आपस में क्या होती है, मिल जाती है, जिससे परिपथ क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं रिलक्टेंस मोटर की। किसकी बात करते हैं, रिलक्टेंस मोटर की बात करते हैं। रिलक्टेंस मोटर जो होता है फ्लक्स में बाधा उत्पन्न करता है। ये जो रिलक्टेंस मोटर होती है ये क्या करती है, फ्लक्स में बाधा उत्पन्न होती है। फ्लक्स यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं जो निकलती है, चुंबकीय बल रेखाओं से ही क्या उत्पन्न होता है, फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब भी होता है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, फ्लक्स। जितना ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होगा फ्लक्स का मान भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी फ्लक्स का मान हमारा उतना ही ज़्यादा होगा। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी फ्लक्स का मान हमारा भी उतना ही ज़्यादा अधिक होगा। तो रिलक्टेंस मोटर की बात करते हैं, यानी कि प्रतिष्ठा मोटर। हिंदी में क्या नाम होता है, प्रतिष्ठा मोटर। यानी कि रिलक्टेंस मोटर यानी कि प्रतिष्ठा मोटर। ये क्या होता है, ये फ्लक्स में बाधा उत्पन्न करता है। ये क्या होता है, ये मोटर जो होती है हमारी फ्लक्स में बाधा उत्पन्न करती है। इसे तुल्यकाली मोटर कहते हैं। कौन सी मोटर कहते हैं, तुल्यकाली मोटर कहते हैं। इस मोटर की गति क्या होती है, नियत रहती है, लेकिन इस मोटर की स्पीड ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो रिलक्टेंस मोटर जो होती है इस मोटर की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा नहीं होती हमारी। ठीक है, रिलक्टेंस मोटर की जो स्पीड है वो हमारी ज़्यादा नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात है, रिलक्टेंस मोटर जो होती है ये क्या होती है, फ्लक्स में बाधा उत्पन्न करती है। क्या करती है, ये मोटर जो होती है ये फ्लक्स में बाधा उत्पन्न करती है। इसे तुल्यकाली मोटर कहते हैं। इस मोटर की गति जो होती है नियत रहती है। इस मोटर की गति क्या होती है, नियत रहती है। इसके बाद जो रिलक्टेंस मोटर होती है हमारी किस पे काम करती है, सिंगल फेज एसी पे काम करती है। इस पे काम करती है, सिंगल फेज एसी पे काम करती है। ये मोटर जो होती है सेल्फ स्टार्ट होती है। ठीक है, सेल्फ क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी मोटर जो होती है, कौन सी सिंगल फेज मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट होती है। तो रिलक्टेंस मोटर जो है हमारी, कौन सी मोटर, रिलक्टेंस मोटर जो होती है वो हमारी क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। ये मोटर डीसी पर कार्य करती है। ये मोटर डीसी पे भी काम, ये मोटर डीसी पर काम नहीं करती है। तो रिलक्टेंस मोटर जो होती है वो डीसी पे काम नहीं करती है। अगर डीसी प्रवाहित कर देंगे तो इसकी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, चल जाएगी। अगर डीसी को हम लोग प्रवाहित कर देंगे, डीसी को अगर हम लोग प्रवाहित करते हैं तो इसकी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, चल जाएगी। ये मोटर क्या होती है, ये मोटर सिंगल फेज एसी पे काम करती है। जो रिलक्टेंस मोटर होती है यानी प्रतिष्ठा मोटर जो होती है, ठीक है, रिलक्टेंस मोटर जो होती है वो सिंगल फेज एसी पे काम करती है। ये मोटर सिंगल फेज एसी पे काम करती है। ये मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है और ये मोटर डीसी पे काम नहीं करती है। ठीक है, इसके बाद उसके पोल होते हैं, जो उसके पोल होते हैं वो क्या होती है, दांत आकार के बनाए जाते हैं। इसके जो पोल होते हैं कैसे बनाए जाते हैं, दांत आकार के बनाए जाते हैं। चार दांत मिलकर जो है एक पोल का निर्माण करते हैं। ये जो चार दांत हैं, ये चार दांत मिलकर हमारा कितने पोल का निर्माण करते हैं, एक पोल का निर्माण करते हैं। तो इसके पोल जो होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, इसके पोल जो होते हैं दांत आकार के बनाए जाते हैं। चार दांत मिलकर एक पोल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, चार दांत मिलकर एक पोल का निर्माण करते हैं। ठीक है,
इसमें स्टार्टर के द्वारा घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाता है। स्टार्टर, इसमें क्या स्टार्टर होता है, तो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा, स्टार्टर के द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्टार्टर भी बताया, स्टार्टर ये होता है बॉडी का जो पार्ट होता है उसी बोलते हैं स्टार्टर। तो इसी के द्वारा चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो रही थी, तो इसके स्टेटर के द्वारा घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाता है। चुंबकीय बल रेखाएं स्थापित होंगी, इस तरह से घूमेंगे तो कैसा घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि इसमें स्टार्टर के द्वारा घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाता है। इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, इसमें क्या होती है, दो वाइंडिंग होती है। इसमें क्या करें, इसमें कैपेसिटर तथा सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका किसका यूज होता है, कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच का भी प्रयोग करते हैं। कैपेसिटर का काम पता ही है, कैपेसिटर काम क्या करेगा, वो सिंगल फेज को टू फेज में बनाएगा, सिंगल फेज को टू फेज में बनाता है, ठीक है। तो कैपेसिटर का मतलब पता ही है, फेज को विभक्त करता है, ठीक है। कैपेसिटर जो होता है वो किसको विभक्त करता है, फेज को विभक्त करता है। और सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है वो क्या होता है, जब मोटर की करीब 75% हो जाती है तो क्या होता है, वो अब किसी एक वाइंडिंग को क्या कर देता है, बंद कर देता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं, रिकॉर्डिंग यंत्रों में करते हैं और संकेतिक युक्तियों में करते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग यंत्रों में करते हैं और कहाँ करते हैं, संकेतक युक्तियों में किया जाता है, ठीक है। अब देखो, रिलक्टेंस मोटर का उपयोग हम लोग विद्युत घड़ी में भी करते हैं। रिलक्टेंस मोटर का जो उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, विद्युत घड़ी में भी कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ आवाज़ करता है, नॉइज़ करता है, इसलिए इसका मोटर का दूसरा रूप क्या है, हिस्टैरिसीस मोटर है। तो रिलक्टेंस मोटर का दूसरा रूप ही कौन सा है, हिस्टैरिसीस मोटर होता है। तो हिस्टैरिसीस मोटर की क्या खासियत होती है, हिस्टैरिसीस मोटर की खासियत होती है ये हमारी नॉइज़ उत्पन्न नहीं करता है, यानी आवाज़ उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। तो हिस्टैरिसीस मोटर जो होती है हमारी नॉइज़ उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं, विद्युत घड़ियों में ज़्यादा करते हैं क्योंकि नॉइज़ नहीं उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो देखो, तो क्या करें, रिलक्टेंस मोटर, ठीक है, रिलक्टेंस मोटर का यूज है विद्युत घड़ी में करते हैं। कहाँ करते हैं, विद्युत घड़ी में रिलक्टेंस मोटर का यूज किया जाता है। लेकिन ये क्या करता है, कुछ नॉइस उत्पन्न करता है, यूज तो होता है लेकिन क्या करता है, कुछ नॉइस उत्पन्न करता है। तो इसकी जगह पे सबसे बेटर ऑप्शन क्या होता है, हिस्टैरिसीस मोटर का यूज करना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आ गया ना, अगर क्वेश्चन में आ गया कि रिलक्टेंस मोटर का यूज विद्युत घड़ियों में, अगर क्वेश्चन आ गया विद्युत घड़ियों में किस मोटर का यूज करते हैं, अगर ऑप्शन में तुम्हारा रिलक्टेंस मोटर भी हुआ, हिस्टैरिसीस मोटर भी हुआ, तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दोगे, हिस्टैरिसीस मोटर को दोगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दोगे, हिस्टैरिसीस मोटर को दोगे, रिलक्टेंस मोटर को प्राथमिकता नहीं देंगे। अगर हिस्टैरिसीस मोटर नहीं हुआ ऑप्शन में, तब हम लोग कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, रिलक्टेंस मोटर यूज करेंगे, ठीक है। तो रिलक्टेंस मोटर का यूज कहाँ करते हैं, विद्युत घड़ियों में करते हैं। रिलक्टेंस मोटर का यूज कहाँ करते हैं, विद्युत घड़ियों में करते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, कुछ आवाज़ उत्पन्न करता है, इसलिए इसका दूसरा रूप क्या है, हिस्टैरिसीस मोटर होता है। इसका दूसरा रूप क्या है, हिस्टैरिसीस मोटर है। तो हिस्टैरिसीस मोटर के जो विद्युत घड़ियों में ज़्यादा करते हैं, हिस्टैरिसीस मोटर का जो यूज है वो क्या करते हैं, विद्युत घड़ियों में ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये नॉइज़ को उत्पन्न नहीं करता है। अब जरा पढ़ लेते हैं हिस्टैरिसीस मोटर के बारे में, हिस्टैरिसीस मोटर क्या होता है, ठीक है। हिस्टैरिसीस मोटर के बारे में देखते हैं जरा, ठीक है। हिस्टैरिसीस मोटर जो होती है, जो इसकी संरचना होती है, हिस्टैरिसीस मोटर की जो संरचना होती है वो किसके समान होती है, रिलक्टेंस मोटर के समान होती है। किसके समान होती है, रिलक्टेंस मोटर के समान होती है, ठीक है। तो हिस्टैरिसीस मोटर की जो संरचना होती है, जो शेप होता है वो किसके समान होता है, रिलक्टेंस मोटर के समान होता है। परंतु इसमें कोई भी वाइंडिंग नहीं होती है, इसमें क्या होती है, कोई भी वाइंडिंग नहीं होती है, ना ही इसमें कोई स्लॉट होता है, ना तो कोई वाइंडिंग होती है, ना ही कोई स्लॉट होता है। तो क्वेश्चन आता है, बिना वाइंडिंग और बिना स्लॉट के कौन सी मोटर होती है, हिस्टैरिसीस मोटर होता है, ठीक है। तो इसकी संरचना क्या होती है, रिलक्टेंस, बाकी तो रिलक्टेंस मोटर के समान, इसकी संरचना होती है रिलक्टेंस मोटर के समान होती है, ठीक है। इसकी जो संरचना है वो हमारी किसके समान होती है, इसकी जो संरचना है वो हमारी रिलक्टेंस मोटर के समान ही होती है, ठीक है। इसकी जो संरचना है वो किसके समान होती है, इसकी जो संरचना है वो हमारी रिलक्टेंस मोटर के समान होती है, परंतु इसमें कोई भी वाइंडिंग नहीं होती, इसलिए ना तो वाइंडिंग होती है, ना ही कोई स्लॉट होता है वाइंडिंग के लिए, ठीक है। ना तो वाइंडिंग होती है, ना ही कोई वाइंडिंग के लिए हमारा कोई स्लॉट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि बिना वाइंडिंग और बिना खांचे की, स्लॉट का मतलब होता है खांचा, बिना वाइंडिंग और बिना खांचे की कौन सी मोटर होती है, तो हिस्टैरिसीस मोटर जो होती है बिना वाइंडिंग और बिना खांचे की होती है, ठीक है। जो हमारी हिस्टैरिसीस मोटर होती है, कौन सी मोटर, जो हमारी हिस्टैरिसीस मोटर होती है वो बिना वाइंडिंग और बिना खांचे की होती है, ठीक है। हिस्टैरिसीस मोटर जो होती है वो जो हिस्टैरिसीस मोटर होती है वो हमारी बिना वाइंडिंग और बिना खांचे की होती है, ठीक है। अब देखो, हिस्टैरिसीस मोटर का जो रोटर होता है ना, हिस्टैरिसीस मोटर का जो रोटर होता है वो किसका बना होता है, क्रोम स्टील का बना होता है, ठीक है। हिस्टैरिसीस मोटर का जो रोटर होता है, हिस्टैरिसीस मोटर का जो रोटर होता है वो हमारा क्रोम स्टील का बना होता है, क्रोम स्टील का चिकना बेलनाकार भाग होता है, ठीक है। हिस्टैरिसीस मोटर का जो रोटर होता है वो क्रोम स्टील का बना चिकना बेलनाकार भाग होता है। कैसा होता है, चिकना बेलनाकार भाग होता है, ठीक है। तो हिस्टैरिसीस मोटर का जो रोटर होता है वो क्रोम स्टील का बना चिकना बेलनाकार भाग होता है। क्रोम स्टील के अणु क्या होते हैं, बार बार अपनी स्थिति को बदलते नहीं है। क्रोम स्टील के जो अणु होते हैं वो बार बार अपनी स्थिति को, सिचुएशन को क्या करते हैं, बदलते नहीं है। इसी कारण हिस्टैरिसीस मोटर क्या होती है, ज़्यादा
इसलिए ये कारण हिस्टैरिसीस मोटर में लॉस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसी कारण हिस्टैरिसीस मोटर में क्या होता है, लॉस ज़्यादा होता है। देखो इसको ज़्यादा समझने के लिए, ज़्यादा बेटर से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि तुम हो, दीवार जैसे तुम्हारे घर में, तो दीवार में जो तुम, हमने कहा इसको दीवार को तुम्हें गिरानी है, तो भी किसका, अपने हाथों और पैरों का यूज़ करके दीवार को गिरानी है। तो गिरा पाओगे कभी? अब तुम लात मार रहे हो, घूंसा मार रहे हो, ठीक है, अपना खोपड़ी उसमें मार रही हो, ठीक है, लेकिन दीवार नहीं गिरेगी। तो तुम दीवार के अणु जो है इतने मजबूत हैं कि तुम्हारे इफेक्ट से, तुम्हारे अणु जो है वो, तुम्हारे इफेक्ट से जो अणु है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा दीवार पे, ठीक है। तो दीवार के अणु क्या हो गए, बहुत मजबूत है, लेकिन तुम्हारी एनर्जी लॉस हो रही। एक समय आएगा, 1 घंटे बाद तुम थक जाओ, क्योंकि अब नहीं टूटेगी, हमारी एनर्जी पूरी क्या होगी, लॉस होगी। वही प्रकार के, वही इसी में भी है, वही इसी में भी है कि जो क्रोम स्टील है उसके जो अणु होते हैं, वो अणु जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। अणु जो होते हैं अपनी स्थिति को चेंज नहीं करते हैं, बार बार अपनी स्थिति को बदलते नहीं हैं, मतलब बहुत ही मजबूत होते हैं। लेकिन हमारी मोटर तो चल रही है, तो इसलिए हमारे लॉसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। जो लॉस ज़्यादा, तो उसको कौन सा लॉस बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं, ठीक है। लॉस कौन सा बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। जो हमारा लॉस ज़्यादा होता है तो हिस्टैरिसीस लॉस होता है। तो हिस्टैरिसीस पूछा जाता है, हिस्टैरिसीस मोटर में सबसे ज़्यादा कौन सा लॉस होता है, तो हिस्टैरिसीस मोटर में सबसे ज़्यादा हमारा हिस्टैरिसीस लॉस होता है। कौन सा लॉस होता है, हिस्टैरिसीस लॉस सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद इसका आंतरिक भाग जो होता है कैसा, चिकना होता है। हिस्टैरिसीस मोटर का जो आंतरिक भाग होता है कैसा, चिकना होता है, ठीक है। चिकना होने के कारण ये आवाज़ नहीं करता। चिकना है, सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट है तो आसानी से घूम जाएगा। कोई भी चीज़ अगर सॉफ्ट है तो सॉफ्ट तरीके से तो आसानी से घूम जाएगा। अगर सॉफ्ट नहीं होगा तो क्या, आवाज़ करेगा, ठीक है, नॉइज़ भी उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो कोई भी तो इसका आंतरिक भाग क्या होता है, चिकना होता है। इसका आंतरिक भाग चिकना होने के कारण ये आवाज़ उत्पन्न नहीं करता है। इस मोटर का जो आंतरिक भाग होता है वो किसका बना जाता है, एल्युमिनियम का बना जाता है, ठीक है। इस मोटर का जो आंतरिक भाग होता है, इसका जो आंतरिक भाग होता है वो किसका बनाया जाता है, एल्युमिनियम का बनाया जाता है। इसलिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं, विद्युत घड़ियों तथा गियर प्रणाली में किया जाता है। इसलिए इसका जो यूज है, इसलिए इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसलिए इसका जो उपयोग है विद्युत घड़ियों में तथा गियर प्रणाली में करते हैं। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, विद्युत घड़ियों में तथा गियर प्रणाली में इसका यूज करते हैं, ठीक है। इस मोटर का जो उपयोग है, ठीक है, हिस्टैरिसीस मोटर का उपयोग ध्वनि उपकरणों में भी किया जाता है। कहाँ किया जाता है, ध्वनि उपकरणों में भी हम लोग इस मोटर का यूज करते हैं। तो इस मोटर का जो उपयोग है हम लोग ध्वनि उपकरणों में भी किया जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर होता है ख़त्म। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो ये हमने थ्योरी ख़त्म की कौटिल्य सर वाली, ठीक है। कौटिल्य सर वाली अगर तुम्हारी थ्योरी ये नहीं लिखी हो तो क्या करोगे, अगर उस कॉपी में जगह हो अपना आगे, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर डाल के चैप्टर की थ्योरी नोट कर लो। इसके बाद उस चैप्टर के बाद कम से कम 2 से 3 पेज छोड़ देना इसके आगे। किसी भी चैप्टर के बाद लिखा करो उसके 2-3 पेज आगे छोड़ दिया करो, ताकि कोई भी नई चीज़ मिले तो उसमें इंक्लूड कर ले, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की थ्योरी पढ़ाएंगे अपनी वाली कॉपी से। ये तो कौटिल्य सर वाली खत्म हो गई। अब हम पढ़ाएंगे अपनी वाली कॉपी से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की थ्योरी, ठीक है। बाकी ये 2 वीडियो तुमको, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की 2 वीडियो मिल गई है, ये दोनों वीडियो को ख़त्म करो प्रॉपर वे में और इसकी थ्योरी को याद करो। इसके बाद क्या है कि अपने जुगल सर वाली कॉपी उठाओ अभी से जुगल सर वाली बुक उठाओ, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर खोलो। इसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करो। 50 क्वेश्चन दे रखे, 50 में से कम तुम्हारे 45 क्वेश्चन आंसर सही हो जाएंगे, ये समझ लो, ठीक है। तो उसको सॉल्व करो बढ़िया, दोनों वीडियो ख़त्म करने के बाद, ठीक है। इसके बाद आज ही शाम को तुमको वीडियो मिल जाएंगी अपनी वाली कॉपी के, अपनी वाली कॉपी में जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लिखा हुआ है। तो आज शाम को कोशिश करेंगे कि ITI की 2 वीडियो तुमको दे दे, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पूरा ख़त्म कर दे। हो सकेगा अगर एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगी तो कोई बात नहीं, अगर एक वीडियो में नहीं ख़त्म होता है तो 2 वीडियो तुमको शाम को मिल जाएगी, ठीक है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इस कौटिल्य सर से भी और इनसे भी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, कि ये ली थ्योरी कंप्लीट करो। उसके बाद बोली अपनी वाली कॉपी से, इसके बाद क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन तो तुम अभी लगा लो, 2 वीडियो के बाद क्वेश्चन लगाओ जुगल सर वाली। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपनी वाली कॉपी से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर खत्म करूँगा। इसके बाद क्या करूँगा, जुगल सर वाली बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के, ठीक है। इसके बाद हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं। अब देखो हमने मैथ की तुमको 2 वीडियो दे दी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की 2 वीडियो मिल गई है। अब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में स्टार्ट करेंगे, वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज ही कोशिश करूँगा मैं कि मैथ की अर्थमेटिक की 2 वीडियो दे दे, ठीक है। अर्थमेटिक की भी 4 वीडियो मैं तुमको दे चुका हूँ, ठीक है। तो अर्थमेटिक की 2 वीडियो और दे देगी, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारे नोट है। तो हो सकेगा तो आज ही कोशिश करेंगे कि अर्थमेटिक की भी तुमको 2 वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। मतलब आज तुमको टोटल 4 वीडियो हो सके तो बना के दे सके, अगर टाइम मिला तो ना। ITI की 2 वीडियो फिक्स है तुम्हारी, ITI की 2 वीडियो तुमको मिल जाएंगी आज की डेट में। आज की डेट में मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि तुम देख सको, क्योंकि रात में डालेंगे, क्योंकि वीडियो शाम को बनाएंगे आके, ठीक है। तो शाम को बनाते हैं, इसके बाद वीडियो 720p में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है,
उसको अपलोड करना पड़ता है, टाइम लग जाता है। तो शायद तुमको कल ही वीडियो मिल पाएंगे, 4 वीडियो, ठीक है। तो ये प्रॉपर वे में इसका रिवीजन करो, ट्रिग्नोमेट्री का भी आराम से रिवीजन करो। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस नई चीज़ पढ़ के, ठीक है। चलो भाई, ये यहीं तक वीडियो रखते। आई होप समझ में आया होगा। जो चीज़ अगर दिक्कत हो गई हो, जो प्रॉब्लम कर रही है उसको पूछ लेना, ठीक है। चलो बाय।